fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रकाश के अपवर्तन का, तो उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि अपवर्तनांक क्या होता है, अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है अपवर्तनांक? आपको पता है कि हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से मुड़ जाती है, तो आखिर मोड़ता कौन है? तो आइए चलिए समझते हैं। चलिए एक काम करते हैं कि हम एक कमरा ले लेते हैं, ठीक है? ये कमरा है, ठीक? और कमरे की जो एक दीवार है वो आपका ले लेते हैं चुंबक का, मैग्नेट का। ये चुंबक का हो गया, ठीक है? ये पूरा चुंबक का है। और यहाँ से ये पूरा ये कमरे की जो ये दीवार, यहाँ पर हम थोड़ा खाली कर देते हैं इसको आर पार आने जाने के लिए, ठीक है? अब क्या करना, आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप हो, ठीक? आपको क्या किया गया, आपको लोहे का जैकेट पहना दिया गया और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? 3 × 10⁸, इतना ही ना होता प्रकाश का स्पीड। इसी स्पीड से आपको बाहर निकलना है। इससे कम ही स्पीड, आप पता है इतनी स्पीड नहीं पा पाओगे, इससे कम स्पीड में आपको बाहर निकलना है। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलना चाहोगे, ऊपर तो आप बिल्कुल सीधे काफ़ी ऊंचाई से आते चले आ रहे हो, यहाँ तक तो आप बिल्कुल तेज़ी से आओगे, लेकिन जैसे ही आप लोहे का जैकेट पहने हुए, ये मैग्नेट है, चुंबक है, आपका रास्ता कुछ तिरछा हो जाएगा। यही घटना होती है, यही फिनोमिना होता है प्रकाश का अपवर्तन में। यानी कि कोई ना कोई, आपको पता है कि कोई ना कोई ऐसा पानी में कुछ ना कुछ ऐसा गुण है चुंबक की तरह, जो प्रकाश को ऊपर तो सीधा चला रहा है लेकिन अंदर की तरफ ऐसे मोड़ दे रहा है, ठीक है ना? तो इसी गुण को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। यानी कि माध्यम का वह गुण जो प्रकाश की किरण को अपने मार्ग से क्या कर देता है, मोड़ देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना? जैसे अभी हमने बताया कि आप तेजी से चलते चले आ रहे हो, जब तक आप हवा में, कमरे में अंदर इंटर नहीं किए थे, जब तक हवा में थे तब तक तो आप बिल्कुल सीधा चल रहे थे, लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर इंटर किए, ये आपको खींच रहा है। इसके अंदर गुण है, कौन गुण है? चुंबकीय गुण है, जिससे आपको क्या कर रहा है, आपका रास्ते को तिरछा कर दे रहा है। चूंकि आपका स्पीड है तो जाहिर सी बात है, अगर आप स्लो रहते तब तो इसमें चिपक जाते, लेकिन आपकी पूरी स्पीड है तो यहाँ तिरछा होते हुए निकल जा रहे हो, ठीक? उसी तरह से प्रकाश के अंदर भी एक ऐसा गुण है जो प्रकाश इसको क्या कर दे रहा है, किनारे की तरफ मोड़ दे रहा है, तिरछा कर दे रहा है। यही गुण कहलाता है अपवर्तनांक, ठीक है ना? तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। हमें लिखना है कि माध्यम का वह गुण, माध्यम मतलब मीडियम, चाहे पानी हो, चाहे जल, आप लोगों का शरबत हो, चाहे कांच हो, चाहे हीरा हो, कुछ भी हो, तो माध्यम का वह गुण जो प्रकाश की किरण को उसके मार्ग से क्या कर देता है, मोड़ देता है, विचलित कर देता है, उसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम लोग 2 प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना? कहीं कहीं पे आप लोगों को लिखा रहेगा यह अपवर्तनांक स्मॉल n से लिखा रहेगा, ठीक है ना? और कहीं कहीं म्यू, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, म्यू। कहीं म्यू लिखा रहेगा, कहीं एन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना, अपवर्तनांक को, ठीक? अब चलते हैं अपवर्तनांक के बारे में। एक और चीज़ जान लीजिए, अपवर्तनांक हमेशा सापेक्षिक चीज होता है। सापेक्ष मतलब 2 चीज़ों की तुलना करने पर होता है, ठीक है? जैसे हमने बताया था विरल और सघन कौन होता है, तो अगर कोई एक माध्यम ले लें, जल ले लें, तो कोई पूछेगा जल विरल है कि सघन है, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि जल विरल है कि सघन है, जब तक कि उसके साथ कोई दूसरा माध्यम न ले लें। जैसे अगर हमने हवा ले लिया और जल ले लिया, तब पूछेगा कौन सघन है, कौन विरल है, तो हम बताएंगे जल सघन है, वायु विरल है। अगर जल और कांच ले लिया, अब दोनों में से हम लोग, कोई पूछेगा सघन कौन है, विरल है, तो बताएंगे कांच सघन है और आप लोगों का जल विरल है। तो विरल और सघन या अपवर्तनांक तभी हम डिफाइन कर सकते हैं, तभी परिभाषित कर सकते हैं, जब 2 अलग अलग माध्यम लिए गए हो। इसी तरह अपवर्तनांक को हम लोग किससे लिखते हैं, एन से और म्यू से। तो अगर अपवर्तनांक को सापेक्षिक रूप में लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ANG। कहोगे ये क्या लिखा हुआ है, तो ये इंग्लिश में डिनोट कर दिया। अगर हिंदी में हम लिखना चाहें तो ये लिखेंगे वायु, यहाँ लिखेंगे n और यहाँ लिखेंगे कांच। देखिए वायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एयर, कांच को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लास। तो ये हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। n मतलब अपवर्तनांक, अब n मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक। कांच मतलब क्या चीज, जो बाद में लिखा रहेगा उसका अपवर्तनांक, यानी कांच का अपवर्तनांक। और वायु मतलब जिससे तुलना की जा रही है वो पहले लिखा जा रहा है, यानी वायु के सापेक्ष। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सापेक्ष। ये क्या है, अपवर्तनांक, किसका, कांच का। तो कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना? अगर ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं, जल ले लेते हैं और कांच ले लेते हैं, तो अब हम इस यन को कैसे लिखेंगे, अपवर्तनांक को कैसे लिखेंगे? देखिए जल को या तो हिंदी में लिख दीजिए जल और यहाँ लिख दीजिए कांच,
ठीक है, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लिखने में आप लोगों को दिक्कत होगा। तो इसीलिए क्या करिए, जल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, W, तो यहाँ W वाटर, तो यहाँ W लिख देंगे। अपवर्तनांक को N से, कांच को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लास, तो G से स्टार्ट होगा, तो यहाँ G लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, जो बाद में लिखा रहता है उसी का अपवर्तनांक क्या लिखा है यहाँ, कांच यानी ग्लास, तो ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। अगर इसको उलट दें, लिख दें GNW, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, N से लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं, या ANG करके लिखते हैं, WNG यानी जो माध्यम दिया रहता है उसके सापेक्ष हम लोग अपवर्तनांक को लिखते हैं, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए अपवर्तनांक की एक और परिभाषा देते हैं। देखिए प्रकाश की चाल को हम लोग लिखते हैं C से, ठीक है ना, और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं स्मॉल v, और यहाँ लिख रहे हैं n। n क्या है आप लोगों का, यहाँ आगे लिख दे रहे हैं अपवर्तनांक, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है C, यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल v, और यहाँ लिखा हुआ है n। अब कहोगे C क्या है, v क्या है, n क्या है। तो देखिए C है प्रकाश की चाल, कितना होता है 3 × 10⁸, ठीक है ना, प्रकाश की चाल। लेकिन यह जो C है, प्रकाश की चाल कहाँ है, वह निर्वात में है, निर्वात यानी कि जहाँ हवा ना हो, ठीक है ना, जहाँ हवा ना हो उसे कहते हैं निर्वात, या वायु को भी निर्वात कभी कभी मान लिया जाता है, हालांकि वायु और निर्वात दोनों अलग हैं। वायु रहेगा जहाँ वायुमंडल बिल्कुल कुछ ना रहे वो उसे निर्वात कहते हैं, और जहाँ वायु रहेगा तो वायुमंडल तो होता ही है। तो निर्वात या वायु में की चाल को हम लोग C से लिखते हैं, और इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। यह V क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर आप लोगों का जल है, ठीक है, नीचे क्या है, जल, ऊपर क्या है, वायु, ठीक, ऊपर वायु है, नीचे जल है। तो अब देखिए प्रकाश क्या होगा, जब वायु से जल में जाएगा तो क्या होगा कि इसका जो वेग होगा 3 × 10⁸ नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप क्या हो कि ऐसे ज़मीन पर दौड़ रहे हो, हवा में दौड़ रहे हो, आपके पैर काफ़ी तेज़ आप दौड़ रहे हो, आपके पैर भी तेज़ी से चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि कुछ दूरी पर मान के चलते हैं खूब चौड़ा सा नाला आ जाए, नदी आ जाए, उसको पार करके जाना हो, तो जब आप लोग उसमें पैर डालोगे, अब दौड़ोगे, तो आपका स्पीड कुछ कम हो जाएगा, वेग कुछ कम हो जाएगा। देखिए हवा में जब हम लोग चलेंगे तो हमारा स्पीड ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब पानी में हम लोग दौड़ेंगे तो हमारी स्पीड कुछ कम होगी। यही रीजन, यही चीज़ सेम टू सेम होता है आप लोगों का इसके साथ, प्रकाश के साथ। प्रकाश के साथ भी वही होता है, जब हवा में चलता है तो उसका स्पीड ज़्यादा रहता है, लेकिन जब वह किसी और माध्यम में पहुंचता है, या जल हो गया, या कांच हो गया, या हीरा हो गया, ऐसे माध्यम में जब जाता है तो उसका वेग कुछ कम हो जाता है। तो तब उसके वेग को किससे लिखते हैं, स्मॉल वेग से। तो C और V में अंतर समझ लीजिएगा। C मतलब निर्वात या आप लोगों का वायु में चाल, और स्मॉल v मतलब किसी माध्यम में चाल, और यहाँ क्या लिखा है, n, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इसको कैसे अपवर्तनांक को एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि C क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। ये वायु में प्रकाश की चाल है और ये माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो देखिए वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक के बराबर होता है। यह एक तरीका और है इसको डिफाइन करने का, परिभाषित करने का, कि प्रकाश की वायु में चाल या उस प्रकाश की किसी माध्यम में चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है ना। यानी C और V के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फार्मूला भी है, और इस पर क्वेश्चन हमेशा पूछता है, 1 नंबर या 2 नंबर में हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखते हैं आगे कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है ना। देखते हैं ये क्या चीज़ होता है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है। चलिए देखते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ये क्या होता है। तो चलिए हम देखिए यहाँ पर 2 माध्यम लिए हैं, एक वायु, फिर कांच और फिर वायु। कहोगे ये कैसे हुआ। देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये हवा में एक मोटा सा हमने क्या किया है, कांच का एक पट्टी ले लिया है, ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। वायु की जगह हमने लिखा है एयर, ये लिखा है यहाँ देखिए, कांच की जगह ग्लास, और फिर यहाँ लिखा है एयर। एक चीज़ जान लीजिए, जब प्रकाश की किरण कई माध्यम से होती हुई अपने पूर्व माध्यम में वापस आ जाए, यानी जिस माध्यम से चली, यानी हवा से चली है, और कई माध्यम जल या कांच या फिर
आप लोगों का हीरा, उन सब में से होते हुए फिर वायु में आ जाए, तो जो किरण आती है यानी आपतित किरण और जो किरण निकलती है यानी निर्गत किरण, वह दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। कहोगे ये क्या चीज़ है? देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये वायु है और ये कांच है। हमने एक अभिलंब खींचा है, प्रकाश की किरण देखिए आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो आपको मालूम है ये आपतित किरण है। अब ये विरल है वायु और कांच क्या है? सघन। तो विरल से सघन में प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। तो चलिए यहाँ नीचे की तरफ गए, ठीक है ना। यहाँ तीर जरूर बना लीजिएगा, तीर मतलब होता है प्रकाश की दिशा, ठीक है। अब चलिए यहाँ फिर से हम अभिलंब खींचते हैं। अब ये कौन सा माध्यम है? अब देखिए वायु से आया था यानी विरल से सघन में आया, तब सघन से विरल में जाएगा। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये अभिलंब है तो इससे यह दूर हट जाएगा। अब इसमें देखिए यह जो किरण आ रही है इसे हम लोग कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण, ठीक है। और जो किरण बाहर निकलती है उसे कौन सी किरण कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं, ठीक। तो यह दोनों जो किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर होंगी। यह और यह जब एक दूसरे के समांतर होंगी तो जाहिर सी बात है यह वाला कोण और यह वाला कोण एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। यानी इसको हम लिखते हैं किससे? आई से लिखते हैं। और ये आप लोगों को क्या होता है? आर होता है, ठीक। ये वाला कोड हम मान लेते हैं ई है। कहोगे ई मतलब क्या? निर्गत को अंग्रेजी में कहते हैं इमर्ज। इमर्ज मतलब स्मॉल ई से स्टार्ट होगा, आई से होता है इंसिडेंट, आर से होता है रिफ्लेक्शन, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा आई हो गया और इसको आर से लिखते ही लिखते हैं और यहाँ ई है। अब एक बात आप लोगों को पता है, अगर कहीं भी जेड या एन ऐसे बना हुआ दिखाई दे दे, ठीक है ना, तो यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होता है। अगर यह x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा, यह z होगा तो ये भी वाला z होगा। इसी तरह देखिए यह एक z बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो अगर ये r है तो ये भी क्या होगा? ये r होगा। और अभी हमने एक चीज़ बताया है कि अगर प्रकाश की किरण कई माध्यम से होती हुई अपने पूर्व माध्यम में वापस आ जाए, यानी कहाँ से चल रही है? वायु से चल रही है, पुनः वायु में आ जा रही है, तो यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो जब कोण आपस ये किरणें आपस में बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। जब किरणें समांतर होंगी तो आई और ई आपस में बराबर हो, यानी कि कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? कोण ई हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ देखते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, यह पॉइंट ए हो गया और ये आप लोगों का पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया, ठीक। अब ए और बी पर हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम तो आप जो जानते ही होंगे, क्या आता है स्नेल का नियम? साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, ठीक। अब चलिए ये कौन सा माध्यम है? ये मान के चलते हैं पहला माध्यम है, ये मान के चलते हैं दूसरा माध्यम है, ये मान के चलते हैं फिर ये पहला माध्यम है, क्योंकि पहला जो वायु है और लास्ट वाला भी वायु है, ठीक। अब आते हैं स्नेल का नियम लगाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए व बी पर स्नेल के नियम से, बिंदु ए व बी पर स्नेल के नियम से। तो आते हैं स्नेल का नियम लगाते हैं बिंदु ए पर, ठीक। तो चलिए तो बिंदु ए पर देखते हैं पहला नंबर, प्रकाश की किस में आ रही है? वायु से कहाँ आ रही है? कांच में आ रही है, ठीक। यानी पहले से कहाँ आ रही है? दूसरे में। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको पता है नियम लगाने का तरीका होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है? एन। जैसे अगर मान के चलते हैं यहाँ पर देख लीजिए, एक बार हाईलाइट देख लीजिए, ये अगर मान के चलते हैं ऐसे, ये अगर आई हो ये आर हो तो लिखते हैं साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन। अगर ये मान के चलते हैं अगर ये यहाँ एक्स हो और यहाँ वाई हो तो कुछ नहीं कर देंगे, यहाँ कर देंगे एक्स, यहाँ क्या कर देंगे? वाई। अगर यहाँ मान के चलते हैं आई हो, यहाँ मान के चलते हैं एन हो, तब क्या हो जाएगा? एन नहीं, एन तो यहाँ लिए हैं। यहाँ मान के चलते हैं एस हो तो लिख देंगे आई और यहाँ क्या लिख देंगे? एस, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर आई देखते हैं, यही चीज़ लगाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? साइन ऊपर वाला फिर साइन नीचे वाला, तो साइन आई नीचे क्या हो जाएगा? साइन आर, ठीक है ना, बराबर। अब कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? यहाँ यन होता है तो यहाँ यन तो लिखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। तो पहले से किस में जा रही है? दूसरे में। पहले से यहाँ गई दूसरे में, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। चलिए अब आते हैं दूसरा नंबर देखते हैं इसी तरह से। अब प्रकाश की किरण किस में जा रही है? दूसरे से फिर कहाँ जा रही है? पहले में। तो चलिए वहाँ स्नेल का नियम लगाते हैं। देखिए ऊपर वाला कोण बटे नीचे वाला कोण साइन के रूप में, तो साइन ऊपर वाला क्या है? आर और नीचे देखिए साइन आर और नीचे वाला क्या है? साइन ई। तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का साइन ई, ठीक, बराबर किस में से किस में जा रहा है? दूसरे से पहले में। दूसरे से पहले में जा रहा है, यानी कि यहाँ एन तो लिखेंगे लेकिन जिसमें से जिसमें जा रहा है, यानी दूसरे से पहले में जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे क्या चीज़? 1, ठीक। अब चलिए अब एक चीज़ देखें आप लोग, आपको पता है कि चूंकि कोण आई और कोण ई आपस में बराबर है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, तो जहाँ ई है वहाँ आई नहीं लिख सकते हैं, वहाँ आई लिख देंगे। तब देखिए क्या हो जाता है, तब यहाँ से हो जाएगा साइन आर बटा साइन
आई इज इक्वल टू 2n1। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, जहाँ आर था वहाँ हमने आर रहने दिया, चूँकि आई और ई आपस में बराबर है तो जहाँ ई है वहाँ हमने क्या रख दिया है, आई रख दिया है, और ये वाला ऐसे लिख दिया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2। ई क्यू लिख कर ऊपर एन लिखने का मतलब होता है इक्वेशन 1। ठीक है ना, गुणा मतलब आते हैं गुणा करने पर, ये समीकरण यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 का गुणा करने पर। तो आइए गुणा करते हैं। देखिए जैसे जब जोड़ा जाता है तो दाएं दाएं जुड़ता है, बाएं बाएं जुड़ता है, घटाया जाता है दाएं दाएं जुड़ता है, बाएं बाएं जुड़ता है। वैसे ही जब गुणा किया जाता है तो दाएं का गुणा दाएं में होता है, बाएं का गुणा बाएं में होता है, यानी ये वाला और ये वाला का गुणा एक साथ होगा, ये वाला गुणा एक साथ होगा। तो चलिए यहाँ हो जाएगा आप लोगों का साइन आई बटे साइन आर मल्टीप्लाई, देखिए गुणा बाएं वाला का बाएं में गुणा कर रहे हैं, ऊपर क्या यहाँ क्या है, साइन आर बटे साइन आई। ठीक है ना, अब आइए दाएं दाएं का दाएं में गुणा कर लीजिए, 1n2 इंटू 2n1। अब देखिए आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है, काट दीजिए इसको, साइन आई से साइन आई कट जाएगा, साइन आर से साइन आर कट जाएगा। जब सब कट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 नहीं 1 बचेगा। जब गुणे के रूप में रहता है तो 1 बचता है, जोड़ घटाने के रूप में रहता है तब 0 बचता है। और इधर हो जाएगा आप लोगों का 1n2 इंटू 2n1। अब एक काम करते हैं, इसको उठा के नीचे लेके चले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे, जब गुणे में दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है, भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2n1, और यहाँ हो जाएगा 1n2। ठीक है, अब देखिए आगे कहानी, इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। चलिए लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ आई है, बातें इससे मतलब निकालते हैं, ये क्या निकला हुआ है, देखिए ध्यान से। 1 मतलब पहला माध्यम कौन सा था, पहला माध्यम था आप लोगों का वायु, और दूसरा माध्यम क्या था, कांच था। तो वायु के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, एयर। एयर मतलब ए, तो जहाँ 1 है वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, फिर यहाँ n लगाएंगे। दूसरा माध्यम क्या है, g, तो यहाँ हो जाएगा g। ठीक, इज इक्वल टू 1/, दूसरा माध्यम क्या था, ग्लास, दूसरा मतलब ग्लास कांच है तो g, और यहाँ हो जाएगा n। 1 मतलब क्या चीज़, a। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है ANG और यहाँ लिखा है 1/GNA, और ऊपर क्या लिख रहा है, उत्क्रमणीयता, मतलब उल्टा। देखिए ANG 1/GNA, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या बोला जाएगा, देखिए ANG बराबर 1/GNA, मतलब जो बाद में लिखा रहता है उसका अपर्तनांक, किसका अपर्तनांक, कांच का अपर्तनांक। पहले लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है, सापेक्ष। तो ऐसे हम पढ़ेंगे, जो पहले लिखा रहता है उसको सापेक्ष, बाद में लिखा रहता है उसका अपर्तनांक होता है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक किसके उल्टा होता है, ध्यान देखिएगा, कांच के सापेक्ष वायु के अपर्तनांक। यही रिवर्सिबिलिटी है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, कांच के सापेक्ष, जो पहले लिखा रहता है सापेक्ष होता है, कांच के सापेक्ष वायु के अपर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। लिख लीजिएगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई पूछेगा ANG बराबर हो 4/3, तो बताइए GNA यानी कि GNA कितना होगा। तो अगर कोई पूछेगा वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 4/3 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक कितना होगा, तो उलट दीजिएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर 1 का, ये एपिसोड 3 था। ठीक है ना, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अपर्तनांक पढ़ा है और किसके उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ा है, और ये जाना है कि किसके सापेक्ष किसका अपर्तनांक होता है। मतलब कि जो बाद में लिखा रहता है, जैसे ANG लिखा हुआ है, इसका मतलब जो बाद में लिखा रहता है उसका अपर्तनांक, और जो पहले लिखा रहता है ये क्या पढ़ाता है, सापेक्ष पढ़ा जाता है। ठीक है ना, आज की वीडियो इतनी ही रहेगी, बाकी देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।